दूसरा सवाल देखिए। दूसरे सवाल में हमने यहाँ पर u निकाला है, यहाँ x निकाला है, x के जो घटक हैं वो सब निकाले हैं, y और y के जो घटक हैं वो निकाले हैं। फिर उसको हमने वेन आकृति में यहाँ पे दर्शाया है। ये अपना विश्व समुच्चय है u, फिर उसके अंदर का x समुच्चय और y समुच्चय। इन दोनों में 11 और 13 जो है वो सामान्य है, इसलिए उसको इस तरीके से दर्शाया गया है कि वो दोनों में आए। बाकी सब चीज़ें वेन आकृति द्वारा इसमें दर्शाई गई हैं। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरे सवाल में क्या है, उसमें आपको दिया है u का मान, u के घटक दिए हैं, p के घटक दिए हैं, और उसमें u, p और p डैश वेन आकृति में दर्शाइए और जांच करना है कि p डैश का डैश बराबर p, यह आना चाहिए। तो देखते हैं उसको, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग हल करेंगे तीसरा सवाल। हल, तो u का घटक क्या दिया है वो लिखेंगे, 1 2 3 7 8 9 10 11 और 12। फिर उसके बाद p का घटक क्या दिया है वो लिखेंगे, 1 3 7 10। अब हमने को p डैश निकालना, तो मैंने आपको बताया था u में से जो p के घटक है उसको हटा दो, तो बाकी जो आ जाएंगे वो किसके आ जाएंगे, p डैश के घटक आ जाएंगे। तो 2 8 9 11 और 12 ये आगे p डैश के घटक। अब इसको हमको दिखाना है किसमें, वेन आकृति में, जैसा हमने पीछे बनाया था उसी प्रकार से दिखाना है। तो इसमें u विश्व समुच्चय हो जाएगा, तो यहीं पे मैं दिखा देता हूँ छोटा सा। u विश्व समुच्चय हो गया। फिर उसके अंदर अब p और p डैश दोनों दिखाना है, तो मैं ले रहा हूँ p, और अंदर जो भी बचेगा वो क्या आ जाएगा, p डैश। अब उसके बाद में p में कौन कौन से घटक है, 1 3 7 10। फिर बाकी जो होगा वो p डैश में आ जाएगा, 2 8 11 9 और 12। इसको हम कैसे भी दर्शा सकते हैं। तो देखिए p और p डैश को मिला रहे हैं तो u आ रहा है, तो ये ही यहाँ पर बताया गया है। फिर इसमें दूसरा जो सवाल था, ये तो मान लो पहला है वेन आकृति वाला, तीसरे का पहला और तीसरे का दूसरा। देखते हैं अभी क्या है। उसमें आपको दिखाना है कि p डैश का डैश क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। तो अब हम यहाँ तक लिखेंगे, तो यहाँ तक ये तीनों वापस लाइन लिखना है। फिर उसके बाद में p डैश का डैश निकालेंगे, मतलब अभी u में से p डैश के जो घटक है उसको घटा दो, बाकी जो घटक मिलेंगे वो लिखो। तो क्या मिलेंगे, 1 3 7 10, है ना। फिर वापस वही अपने को देखने को मिल रहा है कि p डैश और p डैश के घटक, इसको हमने मान लिया 1 और इसको मान लिया 2, तो इधर 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, जब p डैश का डैश बराबर क्या हो जाएगा, p। ये अपने को सिद्ध करना है बस। फिर उसके बाद आगे क्या दिया गया है, चौथा, हल। इसमें आपको दिया गया है कि एक समुच्चय है a 1 3 2 7, इसका अपने को 3 उप समुच्चय लिखना है हमको। तो उप समुच्चय बहुत सारे आ जाएंगे, तो उसके अंदर हम लोग पहला ऐसे दिखा सकते हैं, अलग अलग 3 हो गया। फिर 7 दिखा सकते हैं, फिर 1,3 दिखा सकते हैं, 1,2 दिखा सकते हैं, 1,7 दिखा सकते हैं, ऐसे। फिर उसके बाद में 5 भी आ सकता है और ये भी आ सकते हैं वापस। मतलब उस समुच्चय, मतलब ये सभी घटक उस घटक में होने चाहिए, एक घटकों में होने चाहिए। तो बस ये इस तरीके से दिखाया गया है। अब इसके बाद पांचवा देखते हैं। पांचवे में आपको बताया गया है कि कौन किसका उपसमुच्चय है या संबंध बताइए। तो P मतलब पुणे के निवासियों का समुच्चय, M मतलब मध्य प्रदेश के निवासियों का समुच्चय,
आई मतलब इंदौर के निवासियों का समुच्चय, बी मतलब भारत के निवासियों का समुच्चय और एच मतलब महाराष्ट्र के निवासियों का समुच्चय। तो हम हर एक का देखेंगे संबंध क्या है। अब जैसे पुणे किस में आता है, पुणे महाराष्ट्र में आता है, तो पी उप समुच्चय है किसका, एच का। और पुणे किस में आएगा, इंडिया में भी आएगा, तो पी उप समुच्चय किसका, आई का। इसी तरीके से हम आगे जाएंगे, सॉरी पी उप समुच्चय आई का नहीं, बी का, क्योंकि बी भारत को बी से दिखाया गया है। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे अब इंदौर किस में आता है, मध्य प्रदेश में आता है, और इंदौर किस में आता है, भारत में आता है कि नहीं। तो ये हो गया। अब उसके बाद महाराष्ट्र भी किस में आता है, भारत में आता है, तो ये भी उपसमुच्चय हो गया। फिर मध्य प्रदेश किस में आता है, भारत में आता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सब उपसमुच्चय मिल जाएंगे। अब उपयुक्त समुच्चयों में विश्व समुच्चय कौन सा है, तो विश्व समुच्चय यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, चारों में भारत बड़ा है, इसलिए विश्व समुच्चय यहाँ पर हो जाएगा बी, विश्व समुच्चय बी है। बी मतलब भारत के अंदर सब आ रहे। तो इस तरीके से हमने अपना 1.3 ख़त्म कर दिया है। 6वां और 7वां क्वेश्चन आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। आगे के पीरियड में हम लोग 1.4 से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे। धन्यवाद।